So with the new chapter which is called Death of a Partner, I am here back. सो लास्ट जो है हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट करा था वन शॉट में, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। नहीं देखा, नहीं मिल रहा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी है GTPV1989, जहाँ जाके प्लीज़ फॉलो कर लें, क्योंकि हर वीडियो का जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो वहीं पे आता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्लान कर रहा हूँ मैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है उनको भी अनरोल किया जाएगा, ठीक है जी। सो मोबाइल नंबर मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, फिर से लिख देता हूँ 9464394052। व्हाट्सएप लिंक डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। डेथ रिटायरमेंट से आगे वाला कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं रिटायरमेंट से तो डेथ आता है। अब डेथ में क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का आता है? देखो डेथ में ना कई बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार जो अच्छी किस्मत हो तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो अब मान के चलो डेथ में से 4 to 6 मार्क्स जो है वो कवर करते हैं क्वेश्चंस, ठीक। तो फटाफट से डेथ को शुरू करते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें साथ साथ में बताते चले जाऊँगा, जो भी कुछ नया मेरे को लगेगा आई लेट यू नो। बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, शॉर्ट है, फटाफट से हो जाएगा। रिटायरमेंट जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर जो है, अब यहाँ पे लिखा मोड ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो है मतलब चेंज होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या जब पार्टनरशिप फर्म चेंज होती है, अग्रीमेंट नया बनता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप नए बनते हैं, तो उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो डेथ हो सकता है, एक रिटायरमेंट हो सकता है, एक एडमिशन हो सकता है, और एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ वे आउट्स हैं जिनकी वजह से, या मतलब यह कुछ रीज़न है जिनकी वजह से हमारी जो कंपनी है, फर्म है सॉरी, उनमें जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो चेंज होते हैं। फर्म नई बनती है, पुरानी फर्म डिसॉल्व होती है, नई बनाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डेथ है किसी पार्टनर की, बिजनेस में काम करते टाइम डेथ हो जाती है। अब डेथ एक ऐसी चीज़ है जो अनसर्टेन है। आपने क्लास 12th के सिलेबस में ना रिटायरमेंट करा है, और रिटायरमेंट में आपने देखा होगा कि जो मतलब रिटायरमेंट होती है ना बेसिकली वो साल के एंड में होती है, 31 मार्च। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें रिटायरमेंट जो है ड्यूरिंग द ईयर बीच में किसी डेट को हो गई, कि 31 अक्टूबर को हो गई या 30 नवंबर को होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में डेथ डेट जो है वो, रिटायरमेंट डेट जो है वो दिखाई जाती है। क्योंकि बच्चों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं 12th क्लास में कि यार आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ पढ़ाई जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सीबीएसई का टारगेट होता है कि बच्चों के लिए जितना ज़्यादा इजी से इजी तरीका हो सके, या इजी से इजी मतलब पार्ट हो सके। बाकी रिटायरमेंट के केस में ऐसा भी कहा जाता है कि जो रिटायरमेंट है वो सर्टेन होती है। आप प्लान करते हैं रिटायरमेंट लेने से पहले, तो रिटायर हो जाते हैं, डेट अनाउंस कर देते हैं, उस पर रिटायरमेंट हो जाती है, ठीक है। बट डेथ इज़ अनसर्टेन। डेथ जो है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है कि ये होनी ही होनी है, ज़रूरी है। लेकिन डेथ जो है ना वो अनसर्टेन भी है, कभी भी आ सकती है। आपको नहीं पता कि जो बिजनेसमैन है, पार्टनर है, वो मतलब जॉब ड्यूरिंग हिज जॉब मतलब काम करते टाइम जो है उसकी डेथ हो जाए, या कुछ भी हो जाए। तो डेथ इज़ अनसर्टेन, डेथ कैन कम एट एनी टाइम, ठीक है। तो ये डेट नहीं देखती कि 31 मार्च को ही मैंने मरना है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। तो डेथ के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म अग्री मतलब कर पार्टनर अगर अग्री करते हैं कि हमने बिजनेस फर्म को आगे चलाना है, तो बिजनेस फर्म चलेगी, नहीं तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। फिर सेटलमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स अकाउंट। अच्छा, डिसीज का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। डिसीज्ड, डिसीज का मतलब होता है पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, मृत, ठीक है जी। एक पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है उस पार्टनर को कहा जाता है मृत पार्टनर, डिसीज पार्टनर। अब उस डिसीज पार्टनर के जो अकाउंट्स हैं, बैलेंसेज हैं, वो सारे के सारे सेटल किए जाएंगे। एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लाइबिलिटीज़ को लिया जाएगा उनसे, ठीक। तो क्या प्रोसीजर हो सकता है डिसीज पार्टनर के अकाउंट की सेटलमेंट का? सबसे पहले डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। अब डिसीज पार्टनर का जब कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कैपिटल बैलेंस, या इसको ऐसे लिखो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, कि पार्टनर के अकाउंट में इतना कैपिटल का बैलेंस जो है
वो बोल रहा है, ठीक है। अब पार्टनर की जगह यू विल राइट डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है जी, कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल का वो उसको सबसे पहले दिया जाएगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। फिर दूसरे नंबर पे उसका प्रॉफिट का शेयर या लॉस का शेयर जो है उसकी डेथ डेट तक निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, दो तरीके से निकाला जाता है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे या सेल्स के बेसिस पे, जैसा भी होगा विल सी इन फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी भी कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है टाइम बेसिस पे। फिर उसके बाद कैलकुलेट शेयर ऑफ गुडविल। अब एक पार्टनर जब बिजनेस छोड़ के जाता है ना तो उसकी गुडविल जो है उसने बनाई वो भी उसको दी जाएगी। और लास्ट में सेटल्ड डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है जी, जो भी बैलेंस होगा वो सारा कैलकुलेट करके उसको विदा कर दिया जाएगा। मतलब उसके लीगल, देखो एक पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है ना, अब वो तो बिज़नेस का हिस्सा है नहीं, ठीक है, अब ना तो वो बिज़नेस का हिस्सा है क्योंकि उसकी तो डेथ हो चुकी है, ना ही वो कैश लेके जा सकता है। तो फर्म जो है या हमारे जो लीगल रूल्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो लीगल हियर्स होंगे ना उस डिसीज पार्टनर के वो सारा का सारा बैलेंस जो है उसका लेके जाएंगे। लेकिन लीगल हियर्स भी डायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उसके लिए डिसीज पार्टनर का एक एग्जीक्यूटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। उस एग्जीक्यूटर को सारे के सारे पैसे दिए जाते हैं और वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो डिसीज पार्टनर के लीगल हियर्स को हैंड ओवर कर देता है। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि पैसा जो लीगल हियर्स को दिया जाता है थ्रू एग्जीक्यूटर, है ना, एग्जीक्यूटर जो है मतलब लीगल हियर्स को पैसा देगा, एग्जीक्यूटर को कैसे मिलेगा? एग्जीक्यूटर को दो तरीके से पैसा मिल सकता है, लमसम सारे का सारा इकट्ठा एक ही बार में कैश, दूसरा होता है इन इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट का चक्कर बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, उसमें एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनेगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोन अकाउंट भी बनाया जाएगा। तो वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में, जिसके बेसिस पे मेरे को ऐसा फील होता है कई बार कि जो डेथ ऑफ अ पार्टनर का जो केस है, मतलब क्वेश्चन आएगा पेपर में, बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में। देन पेमेंट टू डिसीज पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव, दो तरीके से हो सकती है, आउट ऑफ द फर्म्स एसेट्स और बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, या तो फर्म की एसेट्स में से पैसा दिया जाएगा या बचे हुए पार्टनर्स जो हैं वो पैसा देंगे। दूसरा बी पेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, सारे का सारा पैसा इकट्ठा दे दिया जाएगा या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्लॉजेस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होती हैं? नंबर 1 क्लॉज रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर अकाउंट, जितना भी डिसीज पार्टनर का बैलेंस होगा वो उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही सेटल किया जाएगा। सेकंड क्लॉज रिगार्डिंग पेमेंट टू डिसीज पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, कि क्या क्लॉज है मतलब जिसके थ्रू डिसीज पार्टनर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना उनको पेमेंट करी जाएगी। फिर थर्ड आता है क्लॉज रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि क्या पार्टनर की डेथ के बाद आपने फर्म को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दिस, ठीक। अब क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं डेथ के? व्हेन पार्टनर डाइज द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स टू कंटिन्यू, कि वेदर वी वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस। जैसे सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, बी की डेथ हो जाती है, ए और सी बचे। अब ए और सी जो है अगर चाहें तो फॉर्म बंद करनी है बंद कर सकते हैं, अगर ये कहेंगे कि हमने आगे बिजनेस करना है देन दे विल डू द बिजनेस फर्दर। सो दिस इज बिकॉज द पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड द डेथ ऑफ अ पार्टनर टर्मिनेट्स दिस अग्रीमेंट, कि जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है ना वो इस अग्रीमेंट को क्या कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स अकाउंट। अब जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका कैपिटल अकाउंट जो है या जितना भी बैलेंस है वो कैसे सेटल किया जाता है? फर्स्ट प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज प्रिपेयर टू शो द पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स व्हाटसोएवर इज ड्यू टू देम, ड्यू टू दैट पार्टनर जो है उसको दिया जाएगा। सेकंड कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस अप टू द डेट ऑफ द डेथ, जो पार्टनर की डेथ होगी ना उसकी डेथ डेट तक जो है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ एनी, अगर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो भी दिया जाएगा टाइम बेसिस पे। फिर उसके बाद है कैलकुलेट द शेयर ऑफ गुडविल, अब गुडविल का शेयर जो है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा क्योंकि उसने भी सारा टाइम काम किया बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसने अपना हार्ट एंड सोल बिजनेस को दिया जिसकी वजह से फर्म में गुडविल बनी और उस गुडविल के ऊपर जो है ना उस पार्टनर का भी हक होता है, तो उसको भी गुडविल जो है वो कम फर्म की तरफ से दी जाती है और वो कौन पे करता है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जिन्होंने बिजनेस आगे चलाना है।
गेनिंग रेशियो में वो डिवाइड होगी, सेम इज द केस विद रिटायरमेंट. Then settling the deceased partner's account with the remaining partners. The deceased partner's account is settled with the remaining partners and the amount due to the deceased partner's representatives is paid. ठीक है, अब जितना भी बैलेंस होगा वो सारा का सारा पे कर दिया जाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स को. ठीक है जी, अब ये पेमेंट कैसे करी जाएगी आउट ऑफ द फर्म्स एसेट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स. वो लमसम भी हो सकती है और इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है. ठीक, द पार्टनरशिप शुड डीड शुड इंक्लूड क्लॉजेज. ये हमने ऊपर पढ़ लिया है ना, ये उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज, हाँ, अब सारा का सारा हमने समझ लिया कि एक पार्टनर जब जिसकी डेथ होती है उसको हमने पैसे दे के भेजने हैं. उसके पैसे जो है उसको मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए जाते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो डायरेक्ट नहीं दिए जाते, एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया जाता है. एग्जीक्यूटर कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट अपॉइंट करती है. अब एग्जीक्यूटर जो है वो सारा का सारा पैसा फर्म से लेके पार्टनर्स जो हैं, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी फैमिली को वो हैंड ओवर कर देता है. अब दो तरीके होते हैं पेमेंट के, एक तो आउट ऑफ फर्म्स एसेट्स, फर्म की एसेट्स में से पे किया जाता है, या फिर पार्टनर्स जो हैं कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स पे करते हैं. किस रेशो में पे करेंगे वो गिवन होगा, डिसाइड किया जाएगा. लेकिन वो पैसा जो है वो कैसे पे किया जाएगा, इकट्ठा पे किया जाएगा या लमसम में पे किया जाएगा, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. सो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं जो लोन अकाउंट, अब मान लो लमसम में पे कर रहे हैं, फिर तो कोई क्वेश्चन की सेंस ही नहीं बनती ना 6 नंबर में, फिर तो 3 या 4 नंबर में ही बनती है. लेकिन अगर मान लो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है तो उसमें क्या होगा, फिर आपको बोला जाएगा कि जो पेमेंट है ना डिसीज पार्टनर को जो पे करने वाली ड्यू निकल रही है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे. तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के उसमें ये सारे के सारे ट्रीटमेंट जो है वो किए जाएंगे. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि फिर लास्ट में जितना भी बैलेंस ड्यू होगा डिसीज पार्टनर को पे करने वाला, वो उसको पे किया जाएगा. कैसे पे किया जाएगा? थ्रू लोन अकाउंट. अब लोन अकाउंट के ऊपर जो है फर्म इंटरेस्ट भी पे करेगी. अब जैसे मान लो फर्म आज पे कर रही है ना, इमीडिएटली पे कर रही है तो कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, लेकिन फर्म जो है 2 लाख रुपए की अमाउंट निकलती है ड्यू पे करने के लिए डिसीज पार्टनर को. अब इसको उन्होंने बोला 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा, 50,000 की एक इंस्टॉलमेंट है एनुअल. तो ऐसे में फिर क्या होगा कि 50,000 रुपये की 4 किस्तें होंगी, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होगा ना, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे डिसीज पार्टनर जो है उसको, उसके रिप्रेजेंटेटिव को इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा बाय द फर्म. ठीक है जी, तो अब फटाफट से इसको देख लेते हैं कि सेटलमेंट कैसे होता है लोन अकाउंट का. द लोन अकाउंट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज सेटल्ड बाय पेइंग द बैलेंस इन द अकाउंट टू द डिसीज पार्टनर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यूजली देयर हियर्स और एग्जीक्यूटर्स. द पेमेंट में बी मेड इन इंस्टॉलमेंट और इन लमसम. ये तो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, लमसम में, डिपेंडिंग ऑन द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर और द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिसीज पार्टनर्स की. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं डिसीज पार्टनर की या फिर जो पार्टनर कहेंगे बाकी वाले रिमेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, उनके थ्रू पे किया जाएगा. अब अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहले व्हेन द लोन अकाउंट इज सेटल्ड द फॉलोइंग एंट्रीज आर मेड. डेबिट, लोन अकाउंट ऑफ द डिसीज पार्टनर, डेबिट होगा. क्रेडिट, कैश बैंक, इफ द पेमेंट इज मेड इन कैश और बैंक ट्रांसफर. Third, credit, sundry debtors account if the payment is made by accepting a bill or promissory note from the deceased partners representatives. कि बिल जो है वो के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो उस केस में सन्ड्री डेटर्स अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट. ठीक है जी, तो बस इतना सा पार्ट था. सीधा न्यूमेरिकल्स पे आते हैं. इसके न्यूमेरिकल्स पे मैं आपको ज़्यादा टाइम लगवाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पक्के हो जाएंगे. मैं आपको 4-5 न्यूमेरिकल करवाऊंगा. इसके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होंगे, जिनमें से एक तो 100% उसके जैसा जो है क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा. ठीक है जी, तो फटाफट से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. फटाफट से इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार. फॉर्मेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, देखो इसमें ना क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनके क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे, कैसे कैसे वो फाइंड आउट करनी है, वो सारा हम इसमें देखते हैं. सबसे पहले इसमें हम पार्टनर का कैपिटल बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन करेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज़ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, राइट. सो मेक इट अ प्रॉपर फॉर्मेट. दिस इज रुपीज़
and this will be particulars. Now what are the benefits that we used to give to a partner for being a partner in the firm? First, by interest on capital. See, कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करी जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टनर को फुली जो है वो दी जाती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ बेनिफिट विच इज़ गिवन टू द पार्टनर ऑन टाइम बेसिस. लाइक किसी पार्टनर की डेथ, अब इस फॉर्मेट के ड्यूरिंग हम ये मान के चलते हैं कि जो पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स वी हैव ए बी एंड सी. फॉर सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, इक्वल पार्टनर है. ठीक, अब जो पार्टनर सी है उसकी डेथ हो गई, हम मान के चलते हैं सी डाइड. अब सी की डेथ कब हुई है? 31 अगस्त को. तो 1 अप्रैल से लेके 31 तक जितने भी बेनिफिट्स टाइम बेसिस पे मिलने हैं वो 5 महीने के लगाए जाएंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो टाइम बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है. जितनी कैपिटल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, वो मल्टीप्लाई करके 5/12 कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा. फिर उसके बाद बाय साइड पे अगर किसी पार्टनर को, मतलब डिसीज पार्टनर को, कुछ सैलरी दी जा रही है तो वो सैलरी आ जाएगी. कमीशन दी जा रही है तो वो कमीशन भी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर के बेनिफिट्स हैं. जो जो बेनिफिट्स पार्टनर के हैं हम उसको वो बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे. देन वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. देखो, 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. एक प्रॉफिट अप टू द रेट ऑफ पार्टनर्स डेथ, दूसरा गुडविल. तो सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन देख लेते हैं. अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, हमने बात करी कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, राइट, ए बी और सी. अब डेथ किसकी हुई? सी की. तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तीनों के तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, बराबर के पार्टनर्स हैं फर्म में. तो वो सारा कुछ जो है, जो भी डिसीज पार्टनर को दिया जाएगा वो 1/3 के बेसिस पे दिया जाएगा. ठीक, अब हमारे पास मान के चलते हैं कि जो फर्म है, फर्म की जो गुडविल थी एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर 90,000. ठीक, अब वो 90,000 जो गुडविल है ना, वो पूरी फर्म की है. डेथ किसकी हुई? सी की. तो इसमें सी का शेयर निकाल लेंगे. अब सी का शेयर कितना है? सी इज़ शेयर इन गुडविल, सो वो भी निकाल लेते हैं. कितना? 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3. सो कितना हो जाएगा? 30,000. तो सी का शेयर जो है गुडविल में कितना आ जाएगा? 30,000. अब ये 30,000 जो है ना, सीधा यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड के पेपर में जब मैं चेकिंग करने जाता हूँ तो वहाँ पे लिख देते हैं गुडविल अकाउंट 30,000. तो ये ठीक है, लेकिन आधा ठीक है. तो इसमें 2 नंबर की बजाय हम 1 नंबर देते हैं. 2 नंबर कब मिलेंगे पूरे, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो ये सी का शेयर आ गया गुडविल का. इसके बाद जो सी को गुडविल 30,000 देगा वो कौन देगा? ए और बी. तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट होंगे, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर्स हैं. सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब वो गेनिंग पार्टनर क्यों? क्योंकि वो नया पार्टनर जो है, सॉरी, पूरा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था जिसकी डेथ हो गई है, उसका भी शेयर जो है वो शेयर करेंगे फ्यूचर में. ठीक है, तो वो गेनिंग पार्टनर्स हो जाते हैं. सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट. अब सी को तो 30,000 मिलने ही मिलने, लेकिन ए और बी जो है वो पे करेंगे 30,000. लेकिन रेशो क्या होगी? रेशो होती है गेनिंग, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है. तो जब न्यू रेशो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाती है? गेनिंग. अब ओल्ड रेशो क्या होगी? ए और बी बचे 2 पार्टनर्स, तो 1/2 हो जाएगी. सो 1/2 तो 15,000 आ जाएगा. अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग निकालोगे और उस रेशो में जो है वो गुडविल दी जाएगी. अब यहाँ पे लिखेंगे बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल, और अमाउंट कितनी कितनी आ जाएगी? 15,000 ईच. तो ऐसा करने पे आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, दोनों का 1-1 नंबर होता है. ठीक है, तो मैं आपको बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करने से पहले मैं आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा. उससे क्या होगा कि आपको जो है वो चीज़ें थोड़ी सी इजी लगेंगी. ठीक है, कि मैं एक पूरा पेपर सॉल्व करके रखूँगा, उसके बाद लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करके रखूँगा जो मैंने चेक करा था लास्ट ईयर. ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा, वो चेक करूँगा. उसके बाद उसी के बेसिस पे जो है नेक्स्ट ईयर की जो मार्किंग स्कीम आती है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज जो है वो उसमें नहीं होता. तो आपको कहाँ कहाँ से नंबर कटने से बचाने हैं ना, वो मैं आपको बताऊँगा. ठीक, सो ये हो गया गुडविल का पॉइंट. अब एक पॉइंट आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो पहला हो गया. दूसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ.
अब मान लो पार्टनर की डेथ हो जाती है, मतलब इस क्वेश्चन में तो, इस चैप्टर में तो डेथ का ही कर रहे हैं। पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ हुई 31 अगस्त को। कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं ना वो क्लोज होते हैं 31 मार्च को। अब इसकी डेथ होगी 31 अगस्त 2023, लेकिन हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होंगे? 31/3/2024। तो तभी प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तभी प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन अब पार्टनर की डेथ हो जाती है बीच में किसी तारीख को, तो जितने टाइम पीरियड उसने बिजनेस में रह के काम किया, देखो उसको उतना तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अब 5 महीने उसने बिजनेस में काम किया है ना, तो 5 महीने का प्रॉफिट तो वो डिजर्व करता है, लेकिन वो प्रॉफिट निकलेगा कैसे? तो इसको निकालने के लिए ना, प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट्स, जितना पिछले साल प्रॉफिट्स हो, पिछले साल प्रॉफिट्स थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर और ईयर्स प्रॉफिट्स, ठीक है, उसके बेसिस पे। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करे जाएंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। अब मान लो 2023-24 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, क्वेश्चन में आपको ये कहता है कि जो प्रॉफिट है ना, किसका? सी का, वो हम कैलकुलेट करेंगे पिछले साल के जो प्रॉफिट है, मतलब 22-23 का जो प्रॉफिट है उतना ही इस साल का अज्यूम करेंगे कि उतना ही इस साल होगा। जैसे मान लो पिछले साल 2022-23 में 40,000 का प्रॉफिट था, हम मान के चलते हैं कि 23-24 में भी इतना ही होगा। तो 40,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट, जो पार्टनर की डेथ हुई उसका 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/12 के साथ। ठीक, तो कितना आता है एक बार देख लेते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय 5/12, मल्टीप्लाइड, सॉरी डिवाइड बाय 3, 1/3 करना, तो ये आ जाएगा 5555। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 5555। अब ये इतना प्रॉफिट जो है वो आ गया। ठीक है, एक तो इसमें मतलब ये वाले पार्ट में, ये वाले सेगमेंट में एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है वो बोले कि पिछले 2 साल 3 साल के प्रॉफिट्स को टोटल करके जो है हम प्रॉफिट जो है अप टू द रेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया। तीसरा हो सकता है कि वो बोले एवरेज करनी है, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल के प्रॉफिट्स की एवरेज करो, जितनी एवरेज आएगी उसके बेसिस पे उसका शेयर निकालेंगे। मतलब कुछ भी हो इस पार्ट में, ये वाले पार्ट में प्रॉफिट वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के बताया, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि ये सिंपल पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, या आपको बोले कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स के टोटल के बेसिस पे, या फिर आपको बोले पिछले 3 साल 4 साल के प्रॉफिट्स के टोटल करके एवरेज करके जो प्रॉफिट निकलेगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एंट्री क्या आएगी? देखो वैसे तो नॉर्मली एंट्री डलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बना सकते क्योंकि 31 अगस्त बीच में साल के कभी भी प्रॉफिट लॉस बनता ही नहीं है, प्रॉफिट लॉस बनेगा साल के एंड में। तो हम यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी, क्या एंट्री, क्या अकाउंट ओपन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, सी का जितना जो कैपिटल अकाउंट है, जितना भी उसका शेयर बना 55555555, ठीक है, तो बस यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट। ठीक, तो ये 5555 जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ये जब मैं क्वेश्चन करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वाला पार्ट मैं आपको उसमें समझाऊंगा, क्योंकि अब आजकल जो क्वेश्चन चल रहा है ना वो 20% जो है वो सेल में इंक्रीज, 2% प्रॉफिट में रिडक्शन, उसके बेसिस पे चल रहा है। तो सिंपल है, इसमें भी कुछ ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा समझने वाला पार्ट ये है ये। ठीक है जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आ गया। इधर वाली साइड पे क्या क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा, एक चीज़ इधर रह गई, कोई रिजर्व है, कोई पास्ट प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो इधर वाली साइड पे राइट ऑफ होगा, और जितना शेयर डिसीज पार्टनर का होगा उतना उसको शेयर मिल जाएगा। कोई एसेट साइड पे आइटम रिटर्न ऑफ होने वाली है, जैसे एडवर्टिजमेंट सस्पेंस, कोई बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है वो। ठीक, तो ये जो रिटर्न ऑफ वाली चीज़ें हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, वो सारी की सारी डेबिट में आएंगी क्योंकि वो एसेट साइड पे होती हैं। फिर कोई ड्राइंग्स हैं पार्टनर की, वो आ जाएगी इधर, और उसके बाद इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का, गिवन है तो निकालेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा।
ठीक है जी। सारा टोटल क्रेडिट का प्लस करने के बाद, डेबिट माइनस करने के बाद, मान लो किसी पार्टनर ने, मतलब जो पार्टनर की डेथ हुई है, इसने फर्म से लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो लोन फ्रॉम फर्म, और अगर मान लो इसने लोन फर्म को दिया हुआ है, सो बाय लोन टू फर्म, मतलब उसकी भी पेमेंट अब होगी क्योंकि अब मर चुका है ना, सारा का सारा बैलेंस जो है क्लियर कर रहे हैं, ठीक। और ये सारा टोटल किया जाएगा क्रेडिट का, डेबिट साइड जो है वो माइनस कर दी जाएगी, जो बैलेंस आएगा वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्या लिखेंगे? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। कुछ पेमेंट कैश दे दी जाती है, वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में एडजस्ट होगी, नहीं तो उसका लोन अकाउंट बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक सा पार्ट है। लोन अकाउंट में फिर से क्वेश्चन के साथ ही आपको करवाऊंगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा कि आपके साथ ये शेयर कर देने चाहिए। सीधा क्वेश्चन करेंगे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन अब आई होप चीज़ें जो है ना काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है जी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ। तो मैं अब आपको ना न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं पेपर में आ जाएं, ठीक है। मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें से एक आधा तो आपको आ ही जाएगा पेपर में। नहीं भी आएगा तो इसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर कर देने आपके जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो प्लीज़ इसको सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना एक बार, नहीं तो पेपर में फिर अटक जाओगे कहीं ना, क्योंकि इसमें लोन अकाउंट्स भी हैं। लोन अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले पुनीत, पंकज और पम्मी, 3 पार्टनर्स हैं एक बिजनेस फर्म में। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशो के अंदर? 2:1। Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. Balance sheet is given. So books of Puneet, Pankaj and Pammi. Balance sheet as at March 31, 2017 is given. कैश एट बैंक 20,000 स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स मतलब प्रॉपर बैलेंस शीट है, रिजर्व है राइट ऑफ करने के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो मिस्टर पम्मी है ना, उनकी डेथ हो गई 30 सितंबर को, मतलब 6 महीने उन्होंने बिजनेस में सर्वाइव किया फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके बाद उनकी डेथ हो। डीड क्या प्रोवाइड कर रही है कि डिसीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। जो मैंने आपको बोला था पार्ट 1 कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे जो है वो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे करंट ईयर का अप टू द डेट ऑफ डेथ। सेकेंड पॉइंट, ही विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। गुडविल निकालनी है 3 साल की परचेज, 4 साल की एवरेज प्रॉफिट, मतलब 4 साल की एवरेज निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, आपका गुडविल जो है वो आ जाएगी। 16-17 का प्रॉफिट दिया, 15-16 का दिया, 14-15 का दिया और 13-14 का दिया 4 साल का, ठीक है जी। तो बस प्रॉफिट्स गिवन है। ड्राइंग्स ऑफ द डिसीज पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ इज ₹10,000, ड्राइंग्स गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। अब यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं गिवन है, तो बस फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, कल ड्राइंग आ जाएगी। सर्वाइविंग पार्टनर्स अग्रीड दैट 15,400 शुड बी पेड टू द एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। जो 15,400 है वो एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा, बाकी का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। शो मिस्टर पम्मीज कैपिटल अकाउंट हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें जो है ना वो क्लियर नहीं है, क्या कि क्या ये जो इंस्टॉलमेंट हमने करनी है 4 एनुअल इंस्टॉल, अच्छा ये तो लिखा हुआ है इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो ईयरली इंस्टॉलमेंट भी हो सकती हैं, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, क्वार्टर इंस्टॉलमेंट भी हो सकती हैं। तो मतलब अगर तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है तो 3-3 महीने बाद पे करेंगे, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट तो 6-6 महीने बाद पे करेंगे, और अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो साल के बाद पे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो पेमेंट होगी पम्मी के एग्जीक्यूटर को वो 30 सितंबर को ही होगी। अब उसकी डेथ हुई है 30 सितंबर 2017, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे वो 30 सितंबर 2018 पे करेंगे। तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो 2 बार लगेगा, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि बीच में 30 सितंबर
17 से लेके 30 सितंबर 2018 के बीच में हमारे फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी आती है। तो इस दिन हमें यहाँ तक 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट, और 31 मार्च से लेके 30 सितंबर तक फिर से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार जब हम लोन अकाउंट बनाएंगे। तो जब लोन अकाउंट बनाएंगे तब बनाएंगे, अभी पहले तो अमाउंट निकालो कि उसको अमाउंट कितनी पे करने के लिए निकल रही है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, आई होप ले भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पम्मी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो पम्मीज कैपिटल अकाउंट, मैंने क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के अपने पास रख ली है, तो एक बार आप भी इसके साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पम्मी का कैपिटल बैलेंस है वो कितना, तो सबसे पहले पम्मी का बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजर्व्स। ठीक है, तो रिजर्व्स कितने थे एक बार चेक कर लेते हैं। मैं ना सारी कैलकुलेशन उधर ही कर देता हूँ, सीधा यहाँ पे अमाउंट्स डाल लेंगे। ठीक है, अब रिजर्व्स जो हैं 50,000 का था। ठीक है, और 50,000 में पम्मी का शेयर कितना है 1/5, तो कितना आ जाएगा 10,000, तो ये बाय साइड पे आएगा बाय रिजर्व्स। उसके बाद प्रॉफिट जो है अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो कैसे कैलकुलेट करना है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे। प्रीवियस ईयर कौन सा है 16 एंड 17, तो 30,000 जो है इस साल भी इतना ही अज्यूम कर लेंगे कि इतना ही प्रॉफिट होगा। तो पम्मी का शेयर कितना है 1/5, और टाइम पीरियड कितना लगेगा 6/12, तो ये कितना आ जाएगा 1500, 1500 कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो सॉरी 5,000, 1,500 नहीं 3,000 आएगा। ठीक है जी, 3,000 रुपीज़। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, गुडविल। गुडविल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 4 साल की एवरेज निकालनी है, तो 80,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000। अब जो पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट। या इसको सीधा यहाँ पे लिखो गुडविल, फर्म की गुडविल कितने साल की परचेज है, जितना भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कितना हो जाएगा ये 80 प्लस 50 130 प्लस 40 2,50,000 इंटू 3, 1.5 लाख की गुडविल आ गई फर्म की। अब ये 1.5 लाख की गुडविल जो है ना वो फर्म की है, पम्मी का शेयर इसमें कितना होगा मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये तो पूरा ही होगा है ना, ये तो टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते ही नहीं, 30,000 आ जाएगा। अब 30,000 जो है ये पे कौन करेगा, ये पुनीत पे करेगा। तो पुनीत की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगी क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है। पंकज की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है। और क्रेडिट किसकी कैपिटल अकाउंट होगी, पम्मी की। ठीक, पम्मीज कैपिटल अकाउंट। तो 15,000 प्लस 15,000 दोनों का 30,000, क्योंकि गेनिंग रेशो जो है वो पुरानी रेशो ही होगी क्योंकि न्यू गिवन नहीं है। तो गेनिंग रेशो पुरानी रेशो कितनी है 2:2 मतलब 1:1, 30,000 30,000 सॉरी 15,000 50,000 नीचे आ जाएगा, डन। और जो ड्राइंग्स हैं वो डेबिट हो जाएगी 2 ड्राइंग्स करके 2 साइड पे। बस सिंपल, बस और कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका, फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। तो रिजर्व का कितना शेयर था 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना था, प्रॉफिट हमने कितना निकाला था 3,000, गुडविल बाय पुनीत कैपिटल 15,000 बाय पंकज कैपिटल 15,000। ठीक है जी, एक चीज़ रह गई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर लगाया जाएगा 40,000 की कैपिटल, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज जो टाइम पीरियड है वो कितना है 6/12, तो ये कितना आ जाएगा 2,400। 2 साइड पे आ जाएगी 2 ड्राइंग्स, राइट 10,000। सो टोटल कर लो एक बार कितना आता है, 40 प्लस 10 50 प्लस 53 68 83 84 85 85,400, और उसमें से 10,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 75,400। तो क्या लिखेंगे, अब ये अमाउंट पम्मी के एग्जीक्यूटिव के पास ट्रांसफ़र करी जाएगी।
ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से समझना, यहीं से असली क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है आपका। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं 3 नंबर में या 4 नंबर में तो इतना ही पूछेंगे, लेकिन अगर 6 नंबर में आ जाता है, मान लो आपकी किस्मत लास्ट ईयर जो है ना, उन बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी थी, 6 नंबर में सीधा बस ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैपिटल अकाउंट बनाओ, एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र कर दो पैसा, ख़त्म। लेकिन अगर आपकी किस्मत होती है ख़राब, तो वो बोल देंगे एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट है ना वो बना के दो, मतलब लोन अकाउंट फॉर्म, ठीक है। तो फिर आप फंस जाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट से। तो फॉर्मेट मैंने आपके लिए बना लिया है। अब एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो एंट्री क्या थी, जर्नल पम्मीज़ कैपिटल अकाउंट टू पम्मीज़ एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 30 सितंबर 2017। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय पम्मीज़ कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझना, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोनस है आपके लिए। अब उसने बोला था कि 30 सितंबर को ही हम कुछ अमाउंट जो है उसको कैश में पे कर रहे हैं, मतलब बैंक टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 15,400 का, ठीक है जी। अब हमारी जो है बैलेंस कैरी डाउन तो 31 मार्च को होगा, तो सबसे पहले 31 मार्च तक का इंटरेस्ट, अब 31 मार्च 18 हो जाएगा, 17 30 सितंबर से 31 मार्च 2018 तक। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, कितनी वैल्यू पे आएगा, अब 75,400 टोटल था, उसमें से 15,400 हमने पे कर दिया, तो बचा कितना, 60,000। अब 60,000 की हमने 4 इंस्टॉलमेंट्स बनानी है, 15,000 की एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग वैल्यू पे लगते हैं। तो 60,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कितने परसेंट रेट है, 12%। और हम सबसे पहले 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 3600। तो बस इन दोनों का टोटल करो, ये कितना आ जाएगा, 79,000। इधर भी 79,000, लेकिन बैलेंस जो है वो 31 मार्च को क्या किया जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कितना बैलेंस आएगा, इट इज़ 63,600। यही बैलेंस जो है वो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा, नोट डाउन बाय बैलेंस नोट डाउन, कितना, 63,600। लेकिन हमने पहली इंस्टॉलमेंट पे कब करनी है, 30 सितंबर 2018। सो तब तक का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लो, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितनी वैल्यू, अगेन 60,000, 12 मंथ्स, 6/12, सो इट इज़ 3600 वंस अगेन। सो अब 30 सितंबर को जो है 18 में हम पेमेंट कर देंगे पहली इंस्टॉलमेंट की, क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, 15,000 की इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट 3600, सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट 3600। सो टोटल कितना हो जाएगा ये, 22,200। और जो बैलेंस जो है हम कैरी डाउन करेंगे 31 मार्च को, लेकिन 31 मार्च 19 को होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी जो है 31 मार्च 19 तक का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाला पॉइंट है कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 30 सितंबर को पे हो चुकी है, लेकिन अब इंटरेस्ट अगले 6 महीने का 30 सितंबर 18 से लेके 31 मार्च 19 तक का कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कितनी वैल्यू पे। अब आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितनी है, 45, क्योंकि 15,000 की तो इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी है, तो 45,000 का 12% 6 मंथ्स का कितना आ जाएगा, 2700। इसको आप ऊपर लिखो 2700, राइट। तो बस अब बैलेंस कैरी डाउन कर दो, पहले तो टोटल देखो कितना आ रहा है 69,900 आएगा, 69,900। और बैलेंस कैरी डाउन कितना, 47,700। और ये 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी वैल्यू, 47,700। अब 30 सितंबर 2019 को पेमेंट करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, लेकिन तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट, कितनी वैल्यू पे, 45,000 पे 12% 6 मंथ्स का, ठीक है जी।
तो कितना अगेन 2700 ही आ जाएगा सेम। अब 30 सितंबर को 2019 में दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 15,000। 2700 पहले हाफ का इंटरेस्ट, 2700 दूसरे हाफ का इंटरेस्ट, तो ये कितना बन जाएगा? 20,400। 31 मार्च 2020 में बैलेंस कैरी डाउन होगा, लेकिन कितना? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 30 सितंबर 19 तक, हमने 31 मार्च तक का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन अब वो किस वैल्यू पे आएगा? ध्यान से देखना, बाय इंटरेस्ट। अब हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी हुई है, तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास पे करने के लिए आउटस्टैंडिंग? 30,000। 12% का रेट, 6 महीने का इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा? 1,800। तो बस यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन कर दो। टोटल देख लो कितना आ रहा है एक बार, 52,200, 52,200। सो माइनस कर दो 20,400, तो ये आ जाएगा अपने पास बैलेंस 31,800। यही 31,800 को 1/4/2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,800। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो 30 सितंबर तक का फिर से, क्योंकि 30 सितंबर को तीसरी इंस्टॉलमेंट पे होगी, ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ का। तो यहाँ पे 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 महीने का, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट होगा, कितनी वैल्यू पे लगेगा? 30,000 पे, 12% 6 महीने का, तो ये आ जाएगा 1,800। 30 सितंबर को तीसरी इंस्टॉलमेंट भी पे हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 15,000। फर्स्ट हाफ का इंटरेस्ट कितना है? 1,800। दूसरे हाफ का इंटरेस्ट कितना है? 1,800। तो ये कितना हो जाएगा? 18,600 टोटल। अब दूसरे हाफ का इंटरेस्ट निकाल लो। अब दूसरे हाफ का इंटरेस्ट कौन सी डेट तक निकालेंगे? 31 मार्च 2021 तक। सो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये ध्यान से समझना, अब कितनी वैल्यू रहेगी? 3 इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। अब बचा कितना? सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट का पार्ट। तो 15,000 के ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 6 महीने का ब्याज लगा दो बस। कितना आ जाएगा ये? मैंने 1.5 लाख लिख दिया, नहीं 15,000 ही था, ठीक है। अब 15,000 का 12% 1,800 बनता है, और 6/12 कितना हो जाएगा? 900, ठीक है जी। तो बस 31 मार्च 2021 टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस आएगा? तो पहले टोटल कर लो 34,500, और बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 15,900। 34,500, बस 34,500 को 1/4/2021 ब्रॉट डाउन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 15,900। 30 सितंबर को हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है बाय इंटरेस्ट, तो 6 महीने का इंटरेस्ट और कैलकुलेट होगा। 15,000 के ऊपर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 महीने का 900, ठीक है। तो बस 30 सितंबर को लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पे कर दो टू बैंक अकाउंट। प्रिंसिपल वैल्यू 15,000, पहले हाफ का इंटरेस्ट 900, दूसरे हाफ का इंटरेस्ट 900, तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 16,800। तो बैलेंस कुछ भी नहीं बच रहा, बस दोनों साइड्स टैली हो जाएंगी, आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा हो जाता है जब क्वार्टरली इंटरेस्ट होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है जब 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं हाफ ईयर की, तो उसमें तो ब्याज ही 6 महीने का लगाना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है, अब यहाँ तो हमें पता था कि उसकी डेथ 30 सितंबर को हुई है, तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट डिवाइड कर रहे थे। अब मान लो उसकी डेथ हो जाती है 1 अगस्त को, ठीक, तो पहली 1 अगस्त 2020 मान लो, ठीक है। अब पहली इंस्टॉलमेंट जो उसको पे होगी वो 1 अगस्त 2021 में होगी, लेकिन 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 2021, फिर 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अगस्त 2021 तक, तो मतलब अगस्त 1 से लेके मार्च 31 तक 8 महीने का इंटरेस्ट अलग निकलेगा हर बार। फिर 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 अगस्त 2021 तक 4 महीने का अलग से, फिर इंस्टॉलमेंट पे होगी। फिर यही प्रोसेस जो है वो 4 बार, 3 बार, 5 बार, 2 बार, जितनी बार भी बोला जाएगा रिपीट होगा।
क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हुई 1 अक्टूबर 2020, 1 अगस्त सॉरी, और 1 अगस्त से लेके 31 मार्च, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट तो साल के बाद पे होगी है ना। अगर तो एनुअल सिस्टम है तो 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट पे होगी पूरे। तो 1 अगस्त 20 में डेथ हुई, तो पेमेंट कब होगी? 1 अगस्त 2021 में। तो बीच में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी आ रही है, तो क्लोजिंग तक 8 महीने का इंटरेस्ट, फिर नए फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से लेके डेथ डेट तक या इंस्टॉलमेंट की डेट तक जो है वो उतने टाइम का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर वहाँ से लेके फिर अगेन फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक, फिर न्यू ईयर की जो न्यू फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग है वहाँ से लेके इंस्टॉलमेंट डेट तक। तो 8/4 जितनी बार क्वेश्चन में बोला जाएगा उतनी बार ये रेपिटेशन होगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से इस लोन अकाउंट को करना है। तो ये 6 नंबर में क्वेश्चन बड़ा ही अप्रोप्रिएट बनता है। अगर आ गया तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आपको नंबर इसमें बिल्कुल भी लूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 3 पार्टनर्स हैं, आरती, भारती एंड सीमा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1। बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन द डेट 31 मार्च 2016। 2016 की बैलेंस शीट गिवन है। अब बैलेंस शीट के अंदर जो है ना वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो डिसीज्ड पार्टनर को देंगे। भारती की डेथ हुई है, भारती का कैपिटल बैलेंस, जनरल रिजर्व में से भारती का हिस्सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब भारती की जो डेथ हुई है वो हुई है 12 जून को। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि जब डेज आ रहे हैं तो मतलब अगर किसी पार्टनर की डेथ जो है वो बीच में हो जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब उसकी डेथ हुई है 12 जून को, राइट। 12 जून का मतलब अप्रैल का पूरा महीना उसने काम किया 30 दिन, मई का पूरा महीना उसने काम किया 31 तक 31 डेज़, और जून के 12 दिन काम किए। अब इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो टोटल बनते हैं 73 डेज़। अब 73 डेज़ टोटल डिवाइड बाय 365, इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1/5। तो सिंपल है, सीधा हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा, दैट इज़ 1/5। ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये डेज़ वाला जो चक्कर है ना, इस पे आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि अगर आ जाता है तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो 1/5 कर लेना इसको इस तरीके से। नेक्स्ट है, भारती की डेथ हो गई, उसके एग्जीक्यूटर को जितना भी पैसा बनता होगा वो उसको पे कर देंगे। ठीक है, द कैपिटल टू हर क्रेडिट एट द टाइम ऑफ अ डेथ एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट 10% पर एनम। हर प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व फंड, जितना भी रिजर्व का शेयर होगा। देन हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग पीरियड कौन सा? जिस टाइम उसकी डेथ हुई उससे पहले फाइनेंशियल ईयर तक, तो उतना टाइम जो है उस टाइम का जो प्रॉफिट होगा वो सेल्स के बेसिस पे निकालना है, जो कि सेल कैलकुलेट की गई है उस टाइम पीरियड की। मतलब 73 डेज़ की जो सेल है वो 1 लाख है। ठीक, और प्रॉफिट का जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है वो 10% ही आ रहा है सेल्स का। तो मतलब अगर हम निकालें 1 लाख का 10% तो 10,000 ही बनता है। मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। गुडविल जो है हमने उसको पे करनी है टेकिंग द ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स लेस 20%। अब जितना भी उसका शेयर होगा गुडविल का, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पहले इन 3 साल के प्रॉफिट को टोटल करके एवरेज निकाला जाएगा 27,000। अब इसमें से 20% लेस कर दिया जाएगा। सॉरी, पहले एवरेज करेंगे, 3 से एवरेज किया, ये आ गया 9,000। ठीक है, माइनस 20% ऑफ 9,000, मल्टीप्लाई भी नहीं, मल्टीप्लाई भी तो करना है, 9,000 इंटू 2 एडी। गुडविल आ गई 3600, 1200, टोटल 4800 थी। अब गुडविल पे कौन करेगा? आरती और सीमा। कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पे बाय आरतीस कैपिटल अकाउंट 3600, बाय सीमास कैपिटल अकाउंट 1200, और टू भारतीस कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी? क्रेडिट। अब रेशो कौन सी यूज़ करनी है? आरती, भारती और सीमा की तीनों की रेशो थी 3:2:1। भारती की डेथ हो गई, बचा कौन? आरती और सीमा, तो रेशो क्या है? 3:1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो जब न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही हमारी क्या बन जाती है? सेक्रीफाइस रेशो। तो 3:1 आ जाएगा, 3/4, 1/4। देन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, अब जब पार्टनर की डेथ हो गई है ना, तो उसकी डेथ डेट तक उसने बिजनेस में काम किया, तो उस टाइम का उसको प्रॉफिट जो है वो पे करेंगे। तो जब सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट निकाला जाता है ना, तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज़ किया जाता है? प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर
मल्टीप्लाइड बाय सेल्स अप टू द रेट ऑफ डेथ, कि उसकी डेथ रेट तक जितनी भी सेल्स होती है वो सारी कैलकुलेट करी जाती हैं और वो गिवन होती है और उसके बेसिस पे जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय सेल्स अप टू द रेट ऑफ डेथ, कि डेथ रेट तक जितना भी सेल हमें मतलब फॉर्म ने किया वो सारा गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे हमें सेल्स गिवन अप टू द रेट ऑफ डेथ, पिछले साल 3 साल के जो प्रॉफिट्स हैं उसका परसेंटेज गिवन है, तो सीधा इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 10,000 आ जाएगा। अब 10,000 जो है ना वो पूरी फर्म का प्रॉफिट आया है, फर्म्स प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है जी, फर्म का प्रॉफिट आया है अप टू द रेट ऑफ डेथ, तो बस जो पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर निकाल लेंगे। अब इस पे टाइम पीरियड नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सेल जो है ना ये अप टू द रेट ऑफ डेथ ही है, मतलब ये प्रॉफिट जो है ना अप टू द रेट ऑफ डेथ का ही है, ये उसी 73 दिनों का है, 73 डेज़ का, जिस टाइम पीरियड में उस पार्टनर ने बिजनेस के अंदर काम किया। सो 1/3 हो जाएगा ये, और ये 33.33, तो इसको मैं लिखूँगा 3333। तो एंट्री क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, सिंपल है। तो बस अमाउंट आ जाएगा 3333, 3333। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, और वर्किंग नोट नंबर कौन सा, तीसरा, और अमाउंट कितनी 3333, बस और कुछ नहीं है। एक और, अब इसके बाद कुछ नहीं है जो हमने सॉल्व करना है, तो बस यहाँ पे लिखेंगे टू भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जितना भी बैलेंस आएगा टोटल कर लेते हैं फटाफट से। सो जो बैलेंस है वो निकल के आ गया 24,373। अब जो पेमेंट है वो उसको कैसे करनी है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है, जस्ट वेट, 373। अब वो चेक कर लेते हैं एक बार। अब पेमेंट के लिए बोला गया है, पेमेंट के लिए नहीं बोला गया, बस एग्जीक्यूटर में अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। कैसे कर देंगे, लेट्स सी। तो बस एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लेंगे, भारतीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बाय साइड पे बाय भारतीज कैपिटल, इसमें ना डेट मेंशन कर दो, थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी लगती है प्रेजेंटेशन। तो June 12 बाय भारतीज कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस कितना 24,373, और टू साइड पे पेमेंट कर दी गई है टू बैंक अकाउंट, सेम डे। ठीक है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया गया तो हम मान लेंगे कि पेमेंट जो है वो सेम डे हो गई। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा रिजिड था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आपके पास आंसर। थर्ड क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी फटाफट से आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको चाहिए होंगे मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में ना गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, उसमें आपके रिवीजन के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या है, विराट, अनुष्का एंड मीत वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:2 on March 31, 2018. Their balance sheet was as under. Balance sheet of Virat, Anushka and Meet as at 31st March 2018. अब ये बैलेंस शीट गिवन है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ें हैं डिसीज पार्टनर को, वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी है, जनरल रिजर्व भी है, और एसेट साइड पे कुछ नहीं है। ठीक, दो चीज़ें। अब मीत की डेथ हुई है November 5 को। अगेन टाइम पीरियड जो है इसमें दिनों वाला आ गया, तो फटाफट से वो भी देख लेते हैं एक बार। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31 और नवंबर के 5। तो इन सबको प्लस करने के बाद आता है 4 और 5 9, 3 4 5 9 6 9 15 21, सी आ गया 219। तो अगर मैं 219 को 365 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना बैलेंस निकल के आएगा सो ये आ जाएगा 3/5। अब 219 को 73 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 73 × 3 इज़ 219। सो
3/5 आ जाएगा, कोई इसमें अगेन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पे क्या करना है उसको, बैलेंस इन इज कैपिटल अकाउंट। नंबर 1, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर 12% पर एनम। अब उसकी कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख, ठीक है, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3/5 जो है वो पे करेंगे। सो ये कैंसिल हो गया, 5 × 1 300, सो कितना हो जाएगा 10,800। ये उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया जो उसको हमने पे करना है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। फिर उसके बाद थर्ड है शेयर इन द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, कि जो प्रॉफिट निकालना है अप टू द डेट ऑफ डेथ वो निकालना है पिछले 4 साल की एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। गुडविल का शेयर जो है वो थ्राइस मतलब 3 गुना करना है किसका, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का। तो इसका मतलब हमें 4 साल के प्रॉफिट्स चाहिए, वो गिवन है 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, अब रीवैल्यूएशन की भी आइटम्स दी हुई हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई हैं 15% से, इन्वेंट्री और मशीनरी डेप्रिशिएट हुई हैं 10 और 5% से। सो मीट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर पेड द अमाउंट ड्यू, जितना भी अमाउंट होगा उसका मीत का निकलेगा ड्यू, वो पे कर देंगे। विराट एंड अनुष्का टू कंटिन्यू एज पार्टनर्स बाय टेकिंग ओवर मीट्स शेयर इन 1:3। तो यहाँ पे न्यू रेशो गिवन है, तो जब न्यू रेशो गिवन होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है। गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट मीट्स कैपिटल अकाउंट टू अ सर्टेन द अमाउंट पेबल टू मीट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है जी। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 3, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हुई है 15% से, तो 15% मैंने निकाल लिया, ये आता है 52,500। टू साइड पे टू इन्वेंट्री रिड्यूस हुई है, डेप्रिशिएट हुई है 7,500 से। फिर उसके बाद टू मशीनरी जो है वो भी डेप्रीशिएट हुई है 12,500 से। तो जो बाकी बचा प्रॉफिट वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बस 3 ही आइटम थी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज़ द गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, विराट, अनुष्का एंड मीत। तो ये अमाउंट निकल के आया 14,444, 10,834 और उसके बाद 7,222। सो टोटल हो गया 52,500, 52,500। सिंपल, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम बनाएंगे मीत का कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हुई है, ठीक है जी। सिंपल है, ये भी बहुत कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले तो उसका कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। कैपिटल का बैलेंस है 1.5 लाख, 1,50,000। अब उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो सबसे पहले कितना निकल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको निकाल के दिखाया था पीछे, 10,800। उसके बाद अब निकालना है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जो सीधी सीधी चीज़ें दी हुई हैं, और एक जनरल रिजर्व, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन और एक जनरल रिजर्व। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में उसका शेयर निकल के आ रहा है 26,667 और जनरल रिजर्व में उसका शेयर निकल के आ रहा है 17,777। ये भी कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूँ। अब उसका वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, 1,20,000। सो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर कितना है मीत का 2/9 और टाइम कितना है 3/5, सेम 80,000 इंटू 2/9 इंटू 3/5। तो ये इस बेसिस पे जो है हमने उनके जो प्रोपोर्शनेट शेयर्स हैं वो हमने कैलकुलेट कर लेने। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम निकालेंगे गुडविल। अब गुडविल का क्या था, गुडविल हमने निकालनी है पिछले 4 साल की एवरेज। पहले तो सबसे पहले तो एवरेज निकालो, एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 साल का। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 50,000, 75,000 एंड 1,45,000। इसको डिवाइड कर दो 4 से तो आपके पास एवरेज निकल के आ जाएगी 75,000। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से गुडविल निकालने के लिए, थ्राइस है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 75,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,25,000, ठीक है जी, 2,25,000। अब जो पार्टनर मरा है मीत, उसका शेयर निकाल लेते हैं, मीत शेयर इन गुडविल, तो कितना हो जाएगा 2,25,000। अब ये पे कौन करेगा, पे कौन करेगा, विराट, विराट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुष्का's कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू मीट्स कैपिटल। लेकिन रेशो कौन सी होगी? गेनिंग। अब गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले तो विराट का गेन निकालो। विराट का पुराना शेयर कितना है? न्यू शेयर इधर ही कैलकुलेट कर लो। विराट का गेन कितना आ जाएगा? 1/4 माइनस 4/9। और अनुष्का का गेन कितना आ जाएगा? 3/4 माइनस 3/9। सो 36 एलसीएम आ जाएगा। 9 माइनस 4 5/36। 36 अगेन 9 27 माइनस 1 सेक। अच्छा ये ना इस क्वेश्चन में ना ध्यान से एक बार रीड करो। ये अनुष्का और विराट की गेनिंग रेशो ही दी हुई है ये वाली, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा से। विराट एंड अनुष्का कंटिन्यू एज पार्टनर टेकिंग ओवर मीत शेयर इन 1:3। तो मीत का शेयर उन्होंने 1:3 में टेक ओवर कर लिया। तो इसका मतलब वो इनकी गुडविल ही आ गई, सॉरी गेनिंग रेशो ही आ गई जिस रेशो में इन्होंने उसका शेयर खरीदा। तो बस जितना शेयर मीत का बनता है, पहले तो मीत का शेयर निकाल लो। 2,25,000 इंटू 2/9 तो कितना आ जाएगा? 50,000, ठीक है। तो 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 50,000 इंटू 1/4 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 12,500 और ये आ जाएगा 37,500 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 50,000, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय विराट्स कैपिटल बाय अनुष्कास कैपिटल, ठीक। और वैल्यू कितनी? 12,500 37,500, ठीक है जी। और रिवैल्यूएशन का जो गेन था इसका वो भी लिख लो 7,222। दैट्स इट। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट रहेगा, बस वो भी लिख लेते हैं। उसका वैल्यू निकल के आ रहा है 10,000, सीधा ही था, सिंपल। तो बस यहाँ पे मीत के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे। मीट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, उन्होंने बोला कि सीधा मीत के एग्जीक्यूटर को जो है पेमेंट कर दी जाएगी 272,466। और मीत का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लो बाय साइड पे, बाय मीट्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, ख़त्म। दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये छोटा सा एक पार्ट था डेथ ऑफ अ पार्टनर का 6 नंबर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस चैप्टर है। मैं आपको इसके ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका गूगल ड्राइव में लिंक डाल दूंगा साथ में। अब वहाँ से आराम से इसके जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हमारी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।